Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। आज दोस्तों हम बात करने वाले अपने अगले चैप्टर की, जो ये आपका सीरीज चल रहा है, कि जो ये आपका बैच चल रहा है क्लास 10 NCERT मैथ का, उसका ये अगला चैप्टर। आपने देखा कि हमने संख्या रियल नंबर्स को कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स बहुपद को भी खत्म किया था, और उसी क्रम में हमारा अगला चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर ये रैखिक है, ठीक है। ये चैप्टर है आपका, इसके बारे में आज हम बात करते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, ग्राफिक विधि क्या होती है, इन सब की हम बात करेंगे आज। तो इसके लिए आप सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या कैसा कॉन्सेप्ट। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड आपका सारे कॉन्सेप्ट को मैं दूर कर दूंगा। ये चैप्टर को मैं पूरी यहाँ से एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा और आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आपको देखिए, अभी तो केवल ये आपको इसका पहले मैं मतलब समझाऊंगा, इसके बाद क्या आता है आपका ग्राफिक विधि से हल करना, इसको आता है बहुपदों को। यहाँ पर ये रैखिक समीकरण ग्राफिक विधि से हल करना, इसके बाद बीजगणितीय विधि होती है आपकी। इसमें तीन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। इन सारी विधियों को मैं यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से दूर करने की कोशिश करूंगा। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, इसका हम फटाफट यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स की, यानी कि चर की। यहाँ पर देखिए दो चर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दो चर इसमें होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होंगे, वेरिएबल्स, दो चर होंगे। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, मैंने अभी आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, उनकी वैल्यू कुछ का कुछ आती रहती है, जैसे कि एक्स और वाई, जेड, STUV, ABCD, इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी एक नहीं होते हैं किसी समीकरण में। और इसके बाद देख रहे हैं, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए ये रैखिक क्या होता है, ये रैखिक मैंने आपको जब पॉलिनोमियल चैप्टर बताया था तो उसमें मैंने रैखिक बताया था जिसके हाईएस्ट घात क्या हो, जिसके हाईएस्ट घात केवल 1 हो, यानी कि हाईएस्ट घात आपकी केवल 1 हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2x प्लस का 3y, ये आपका क्या है, एक रैखिक बहुपद है, यानी कि दो चर वाले रैखिक बहुपद। अब देखिए बात आ रही है यहाँ पर किसकी, यहाँ पर बात आ रही है समीकरण की। अब देखिए ये आपका समीकरण क्या है, यहाँ पर देखिए ये समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबरी दिखाई गई, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाए, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि जिस भी समीकरण में बराबरी दिखाई गई हो, यानी कि इसके बराबर मैं क्या कहे लिख दूं, जैसे मैं 5 लिख दूं, तो ये आपका ये समीकरण हो जाएगा, यानी कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। यानी कि आप x और y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे जो इसके तहत होंगे, उनको रखेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण क्या हो सकता है, जिसमें बराबरी दिखाई गई हो। यानी कि आपने तराजू लिया है, अगर तराजू में क्या होगा, एक तरफ आप ज्यादा रख देंगे, एक तरफ कम रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। यानी कि ऐसा तराजू लीजिए जिसमें दोनों तरफ के मान सेम, यानी 1 किलो आपने रखा इधर मान, तो 1 किलो इधर आपको कोई वस्तु रखनी पड़ेगी, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, वही आपका समीकरण होता है। अब देखिए समीकरण के बाद क्या है, अब यहाँ पर दिए गए हैं युग्म, यानी कि दो चर, यानी कि आपके दो वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स अभी मैंने आपको बताया, यानी कि दो चर, देखिए एक ये है एक ये है, मेरे पास हो गए दो चर, और इसके बाद रैखिक हाईएस्ट घात 1 होनी चाहिए, तो एक हाईएस्ट घात 1 है। और इसके बाद क्या है, समीकरण क्या है जिसमें बराबरी दिखाई गई हो। अब यहाँ पर मेन फंडा समझ में आया आपको युग्म का। ये युग्म क्या है, अब जोड़े, यानी कि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जोड़े होने चाहिए। यानी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था, पिछली 9th क्लास में आपने केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, युग्म नहीं पढ़ा होगा। तो यहीं पर आपको मैं युग्म भी बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कह लूं x माइनस का 2y बराबर का 5 कह दूं मैं, जैसे, ठीक है। ये मेरा एक समीकरण लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर मैं ये समीकरण मैंने लिख दिया। अब ये क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए ये युग्म है, यानी कि जोड़े। और यहाँ पर देखिए ये जो हमेशा क्या होगा कि यानी कि ये दोनों एक ही सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y ही होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ABCD EFGH ST इस तरह की कोई और वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये चर वाले हैं, ये दोनों चर सेम होने। अगर आप देखिए पेयर का मतलब होता है क्या, जोड़ा, यानी कि जोड़ा क्या होता है, हमेशा सेम होता है। यानी उसका जो साइज वगैरह बस अलग हो सकता है, लेकिन वो हमेशा
सेम होता है और साइज भी देखिए सेम ही होता है। जैसे आप जूता ले लीजिए, जूते का क्या होता है, देखिए जोड़े में होते हैं लेकिन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप एक जूता एक चप्पल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे आप जोड़ा नहीं कहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब बात करें यहाँ पर जो आपको ये देखिए 2 3 ये सब होते हैं ना। अब इसके देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें, इतना आप समझ गए कि जोड़े क्या होते हैं, पेयर, यानी कि ये आपके सब सेम होंगे। अब जोड़े क्या होते हैं, जोड़े देखिए होते हैं, देखिए इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ। जोड़ा तो आप समझ गए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसमें देखिए ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 ये होता है। लेकिन अब कहेंगे क्या ये जोड़ा है, जोड़ा नहीं है। यहाँ पर हमें एक ही समीकरण है ना, तो एक समीकरण हमें और लेना पड़ेगा, जैसे ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पर हमने कह दिए होंगे कि यहाँ पर सेम क्यों लिख दिए, सेम इसलिए देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a1x प्लस b2y प्लस b1 प्लस c1, इस तरीके से इसका आप कह दीजिए। और a2x b2y c2, यानी कि ये आपके क्या हो जाएंगे, जोड़े, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये आपके क्या हैं, जोड़े हैं। और यहाँ पर जो a2 और b2 है, यानी कि a1 b1 c1 जो है आपके क्या है, रियल नंबर्स हो जाएंगे, आपकी वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर भी a2 b2 c2 ये आपकी क्या है, ये भी आपकी रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा आपका। अतः आप यहाँ समझ गए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। a2x b2y और c2 प्लस के साथ ये आपके क्या होते हैं, ये समीकरण के जोड़े होते हैं, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि आपके पास 2 चर होने चाहिए, आपके पास रैखिक समीकरण भी होना चाहिए, और जो ये रैखिक होना चाहिए समीकरण में होने चाहिए, यानी कि बराबरी दिखाई गई होनी चाहिए, और वो जोड़े में होने चाहिए, तभी आप उनको कह सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इतने से आप ये इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, ग्राफी विधि है, ग्राफी विधि में आगे अभी क्वेश्चन करते समय बता दूंगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते, बस आप एक लाइक कर दीजिएगा बस। उम्मीद है कि आप इसको लाइक और शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 3.1 एक्सरसाइज 3.1 पिछले बताए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कर सकते हैं। केवल ये भाषा के आधार पर क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक लड़का है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि अभी से 7 वर्ष पूर्व, यानी कि वो अभी कह रहा है, अभी एज्यूम कर चलिए कि वो अभी कह रहा है, और इससे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसकी प्रेजेंट आयु पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंट आयु हमें पता होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं ये ए की, मैं इसको ए मान के चलता हूँ, ठीक है ना, यानी कि आफ्ताब की प्रेजेंट आयु कह लो, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं एक्स। देखिए यही एक्स है, एक्स ही आपको मानना है। और जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, पुत्री की वर्तमान, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, इसको आप वाई मान लीजिए। ठीक, इतना आपको सबसे पहले करना है। ये वर्तमान क्यों मानना है, क्योंकि अगर हमें अभी वर्तमान की पता हो जाएगी तो हम पीछे का भी निकाल लेंगे, आगे का भी निकाल लेंगे। हमें जितना पीछे का है उतना हम घटा देंगे। अगर वर्तमान पता है तो पीछे कहेगा घटा देंगे, आगे कहेगा जोड़ देंगे। तो बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आई थी उसकी आफ्ताब की, मैं का मतलब आफ्ताब, आफ्ताब क्या माना एक्स, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, एक्स माइनस का 7 हो जाएगी। यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आई थी एक्स माइनस 7 हो जाएगी। और 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री की y माइनस का 7 हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें कुछ और बोला है। अभी वो बोला क्या है कि जो 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु थी ना वो तुमसे 7 गुनी थी, यानी इसकी आयु अभी 7 गुनी है। इससे ये इसका पिता, ऑब्वियसली पिता बड़ा ही होगा पुत्री से, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो देखिए अभी ये दोनों बराबर हम नहीं कह सकते, यानी कि ये जो है इससे 7 गुनी आयु का है, यानी कि दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा ना। यानी कि ये 7 गुनी है, ये
7 मतलब कम है, तो इसमें हम 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों बराबर होगा। तो इसमें आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ये चीज, यानी कि बोला है कि जो मेरी आयु तुमसे 7 गुनी थी 7 वर्ष पूर्व, इसलिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व ऑब्वियसली 7 गुनी यानी बड़ा ही होगा, पिता पुत्री से हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन इसने बराबर करने के लिए बोला है, तो आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है 7 वर्ष पूर्व इससे 7 गुनी आयु का था, क्वेश्चन में बोला है। आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको भाषा पर एकदम फोकस करना है। भाषा अगर आपसे तनिक भी मिस हुई तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, तो आप भाषा को ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप सिंपली हल करिए, x माइनस 7 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए 49 हो जाएगा। अब देखिए इनको सबको इधर ले आइए, x माइनस का 7 माइनस का 7 y प्लस का 49 बराबर का 0 हो जाएगा। देखिए ये सब इधर आएगा तो इधर 0 बचा, x माइनस का 7 y और यहाँ से बचेगा 42 बराबर का 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आफ्टर 7 ईयर्स यानी 7 साल बाद, ये देखिए 7 साल पहले था, 7 साल पहले की बात थी, ठीक है ना। और ये क्या है, आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि 7 साल बाद की ये बात बोल रहा है। अब इसमें क्या, अब ये यानी कि 3 वर्ष बाद देखिए आयु का था, अब इसे 3 वर्ष बाद यानी कि यहाँ से मैं आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद, ये क्या था बिफोर 7 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या है आफ्टर 3 ईयर्स, आपका अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि देखिए 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 3 गुना मतलब 3 ईयर्स बाद है तो 3 गुना ही होगा, क्योंकि देखिए जब वो पिता की आयु बढ़ेगी पुत्र की आयु बढ़ेगी, तो देखिए ये गुने का कम या ज्यादा का वो डिफरेंट होता चला जाएगा, यानी गुने में कम या ज्यादा गुना होता चला जाएगा। मान लीजिए अभी 4 गुना था तो 3 वर्ष बाद कमी बच जाए, मान लो 2 ही गुना हो जाए, यानी कि उसकी आयु इसकी आयु तो दोनों की तो बढ़ जाएगी ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स देखिए पिता की आयु क्या हो जाएगी, देखिए आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि बाद में बोला ना, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जुड़ेगा x प्लस का 7 होगा, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बराबर पुत्री की क्या हो जाएगी y प्लस का 7, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये 3 गुनी है किसका, इसका, ये अभी 3 गुनी इसलिए अभी बराबर नहीं है, लेकिन जस्ट के तुम इसमें मल्टीप्लाई 3 का करा दोगे ये दोनों अब बराबर हो जाएगा, यानी कि जो पिता है पुत्री के 3 गुनी आयु के बराबर है 3 वर्ष बाद। अरे 3 वर्ष बाद है ना, 3 गुनी आयु, मैं यहाँ पर 7 लिख दे रहा हूँ बार बार, ये बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इतना क्लियर हुआ, जिसमें गुना बोला उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बाद बोला है जोड़ देना, प्रीवियस यानी पीछे बोला घटा देना है वर्तमान से, ठीक है। अब क्या, इसमें x प्लस का 3 हो जाएगा बराबर का, इसमें मल्टीप्लाई करो 3y प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक। इनको सबको इधर ले आओ, x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा x, यहाँ से देखिए माइनस का 3y, यहाँ से आएगा माइनस का 6 बराबर का 0। देखिए ये समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ बनाना आप कक्षा 9 में बहुत ही आसानी से सीखा होगा। मेरा जो बैच मतलब क्लास 9 का एनसीईआरटी बैच चल रहा है, उसमें जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाऊंगा तब वहां मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप क्लास 10 में है तो आपको 9 पढ़ते हैं तो आपको कुछ तो इसका अनुभव होगा, तो मैं यहाँ पर आपको सीधे बता देता हूँ, ज्यादा मैं गहराई पे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ से देखिए क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे डिब्बे बनाए जाते हैं ना, इस तरीके से डिब्बे बनाए जाते हैं। ये तो मैं आपको ना जब बहुपद पढ़ा रहा था तब इसकी झलक मैंने आपको दिखाई भी थी, जब मैंने बहुपद पढ़ाया था शायद। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से और x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। ये तो अभी केवल समीकरण नंबर 1 के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप देखिए इसमें ऐसा आपको मान रखना है जो मान यहाँ पर आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए कोई भी मान रख सकते हैं, आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे मान रखिए कि जो आप ग्राफ में भी रख सकें। तब हम यहाँ से देखिए कोई मान सोच लेते हैं, जैसे हम देखिए y बराबर हम जैसे 1 रख दें तो देखिए क्या आएगा, y बराबर जब हम 1 रखें तो 7 का मान आ जाएगा 4। y बराबर जब हम 1 रखेंगे, मान लीजिए रखे तो देखिए 7 हो जाएगा, और 7
इसमें से घटा दीजिएगा 7 35 बचेगा, यानी कि तो y बराबर 1 हमारा सही हो जाएगा। देखिए y बराबर जब आप 1 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ -7 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 42 बराबर के 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए x बराबर मिल जाएगा आपको, यहाँ से 35 आएगा घटाने पर, लेकिन इधर आएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब y बराबर आपने 1 रखा तो x बराबर क्या मिला, माइनस का 35 मिला आपको, ठीक है। अब आप क्या ट्राई कर लें एक बार, और आपको एक मान पता चल जाए, देखिए 2 मान ज्यादा से ज्यादा आपको निकालने रहते हैं। अब यहाँ से y बराबर और आप कुछ रखिए, मान लीजिए हम y बराबर 0 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। हाँ, y बराबर आप अब 0 भी रख सकते हो, तो y बराबर क्या रख दें हम, 0 रख दें, तो x माइनस के 0 प्लस का ये 42 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो x बराबर माइनस का 42 हो जाएगा, ये चीज एक ये मान आया यहाँ से, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। यहाँ से जब हम आपने y बराबर क्या रखा 0, तो x बराबर है माइनस का 42, ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब आप इसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे, इसका भी डिब्बा मैं यहीं पर बना देता हूँ कहीं पर, मान लीजिए हम यहाँ इसका डिब्बा यहाँ बना दें, चलिए यहीं हम बना देते हैं इसका भी डिब्बा, ठीक है, x y एक ये, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब आप y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, y बराबर 6, यानी कि जब आप y बराबर 0 रखें तो x बराबर 6 आएगा। देखिए 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब y बराबर आप रख दो 1 रखोगे, देखिए क्या मिलेगा, माइनस को 1 रखो, ठीक, तो ज्यादा आसानी होगी। कोई देखिए x y बराबर या x बराबर कोई भी आप मान रख सकते, अगर आप देखिए x बराबर रखना चाहते हो तो x बराबर भी रख लीजिए, अगर y रखना चाहते हो तो y रख लीजिए, मैं तो y रख ही रहा हूँ, ठीक। तो देखिए अब y बराबर में -1 रख, आप देखिए पूर्णांक मान कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में प्लस में 0 पूर्णांक सब रख सकते हैं, ठीक, x और y की जगह पर, बस एक में रखेंगे, चाहे x में रखो चाहे y में, तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। जब y बराबर आप -1 रखेंगे, देखिए x माइनस का 3 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इतना आप समझ गए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस का ये 3 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस का 3 मिलेगा, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि जब आपने y बराबर -1 रखा तो x बराबर आपको 3 मिला। अब आपको इन मानों को इस ग्राफ में दर्शाना, देखिए आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इतना इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इतना मैं इरेज कर रहा हूँ, आप यहाँ से मान ले लेंगे, इतना हम हटा देते हैं फटाक से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक। अब आप देखिए इनको आप रखिए मान में, पहला क्या था मेरा, पहला क्या था, y बराबर 1 था ना, तो y बराबर आपका 1 यहीं पास आएगा कहीं, ठीक, एक ये है, तो x बराबर क्या है 35 है, माइनस का 35, देखिए इसको आप 10 20 30 इस तरीके से कर लो इसको, ठीक, इसको मैंने इस तरह किया, तो इसको आप कर लो 10 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 70, ठीक। आप देखिए आप ग्राफ में अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो ये बात नहीं कि टेढ़ा हो गया, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। एक ये जब y बराबर 1 रखे तो x का मान माइनस का 35, देखिए 40 और 30 के बीच में होगा, तो यहीं पर मैं कहीं कर देता हूँ, और इसको हल्का करेंगे और इसको इधर मिलाएंगे, तो ये देखिए यहीं पर कहीं पर एक बनेगा, ठीक है, एक मान यहाँ बन जाएगा, और दूसरा क्या है y0, तो y की हमें कहीं बढ़ना ही नहीं है, और x क्या है माइनस का 42, तो देखिए 40 से हल्का से ऊपर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, ये आपका क्या कह सकते हैं 0, यानी कि -42 माइनस का 0, इसे आप कहेंगे, ठीक है ना। इस बिंदु को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस का 42 माइनस का 0 हो जाएगा, और वो 0, और ये वाला जो बिंदु है आपका, इसे पहले हम इसे मिला देते हैं बिंदुओं को, देखिए आप ध्यान से देखिएगा एकदम, देखिए रैखिक बहुपद स्ट्रेट लाइन बनेगी, बहुपद वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि रैखिक बहुपद का जो हमेशा जो ग्राफ बनता है कि स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो देखिए इन पहले बिंदुओं को आप मिलाइए, इस प्रकार से मिला देंगे, ये इस तरीके से, और देखिए मैं आगे नहीं आऊंगा, आप इनको इस प्रकार से मिला देंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन ही हमें मिल रही है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। अब ये एक हो गया, ये वाला बिंदु क्या था हमारा, देखिए x आप इसमें क्या रखे थे माइनस का 35, और y क्या रखे थे आपने 1 रखा था, तो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। अब आप इसमें आइए, ये तो आपका समीकरण पहला वाले का था ना,
x माइनस 7 y प्लस का 42 का था। और दूसरा क्या है y 0 तो x है 6। जब आपका y 0 है नहीं, y से आपको कहीं जाना नहीं, तो x आपका क्या है 6 है, यानी यहाँ यानी कि यहाँ कहीं यहीं पर आएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ एक ये हो गया, यानी कि 6 और 0 क्या है y है माइनस का 1, यानी कि यहाँ पास कहीं, ठीक। और x 3 यानी कि यहाँ, ठीक है। तो आप सॉरी देखिए x 3 यानी कि ये कहीं यहाँ बनेगा, इस प्रकार से कहीं यहाँ बनेगा। अब आपको इन बिंदुओं को आपको मिला देना है, बस इस प्रकार से आप इनको मिला देंगे, ठीक है। इतना देखिए आपका हो गया ना। देखिए ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है ना, तो लाइन से आप टेंशन नहीं लेने का। ये लाइन देखिए कहीं से यहीं से आएगा, तो ये आपका कहीं ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये चीज आपका कहीं पर आएगा यार। देखिए आप ग्राफ में इसको बनाएंगे तो एकदम ये सही बनेगा। यहाँ पर तिरछा मिर्चा हो जाता ना, तो इसको आप टेंशन नहीं लेना। यानी कि जो यहाँ पर आपका बिंदु था एक, और यहाँ पर कहीं पर आया था ना, ये आपका क्या था, ये आपका था 3 और 0 था, ये 6 और 0 था। अरे वो 3 और -1 था, और यहाँ पर क्या मिल रहा है -2 का 0 मिल रहा है, ठीक है। ये आपके ऐसे बिंदु आए थे। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए ये इसके आपको मान भी निकालना ना, तो देखिए इनको आप कहीं पर ले जाएंगे तो आगे चल के कहीं नहीं कहीं कटेंगे। आप एक ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे, उसमें आपको इसको बना के रखना, x और y के मान आपको रख करके एक चीज किया x के या y के ऐसे मान रखने से कम हमें दूसरे वाले की वैल्यू मिल सके, यानी कि कम से कम आप ग्राफ में ट्राई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। मैं दूसरे मेथड से इसको मैं हल करा देता हूँ, ठीक है। हमारा पहला समीकरण देखिए क्या था, x माइनस का 7y प्लस का 42 था ना, x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर का 0। दूसरे का x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ये मैं विलोपन विधि अप्लाई कर रहा हूँ। ये विधियां आगे चल के हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल करने के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि ग्राफ में पता नहीं मिले कि ना मिले, क्योंकि यहाँ पर अंदाज में तो बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको हल करके आपको आंसर दे देता हूँ। इसको मैं माइनस करूंगा, घटाने पर लिखूंगा। देखिए प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कर जाएगा। देखिए हो जाएगा माइनस का 4y, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 48 बराबर का 0 हो जाएगा। माइनस का 4y माइनस का 48 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 48 कट जाएगा। y का मान 1 में रख दो, कहीं पर रख दो, आ जाएगा मान। ये हमारा 1 था, ये सेकंड था हमारा, ठीक है। और यहाँ पर y का मान रखो -7 गुणे 12 प्लस का 42 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। y का मान आपने रखा। अब क्या होगा, बस 84, ठीक है। यहाँ से आएगा देखिए, और 36, ठीक। बस 84 माइनस का 84 हो जाएगा, प्लस का 42 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस का 42 बराबर 0, तो x का मान देखिए आ रहा है आपका 42। वही तो बताया मैंने कि यहीं पर ये जाके कहीं पर कटेगा। आप ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए y का मान आपका आ जाएगा 12 और x का मान आपका आएगा 42। तो देखिए इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही समझने में तो आप इसको बता दीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया ना कि आप कहीं दिक्कत है, ये ग्राफ आप सही से बना लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों आपको फिर मैं याद दिला दूं कि अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारे एक भी बच्चा इस सेशन से अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मेरी यहाँ पर इतनी मेहनत होती है, तो ये तो बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते। इसके पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उससे आपको जरूर सुनना है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, और 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट आपको कितना पसंद होगा। आपको अगर क्रिकेट बहुत पसंद है, जिसे क्रिकेट पसंद हो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि हमें क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरा भी फेवरेट जो गेम है वो क्रिकेट ही है। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते। देखिए IPL आने वाला, तो आप IPL की वजह से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आपको लगातार पढ़ते रहना है, यानी कि आप गेम में भी इंटरेस्ट रखिए और साथ साथ अपने काम में भी इंटरेस्ट रखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी कि एक कोच है, यानी कि आप किसी टीम में सिलेक्ट हुए मान लीजिए, और उसका कोच आप लोगों के लिए 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 39 रुपए में उसने खरीदी।
तो ठीक है 3900 में खरीद ली, लेकिन अब क्या इस बल्ले का एक अपना खुद का प्राइस रहा होगा, लेकिन यानी कि एक बल्ले का अपना खुद का प्राइस भी तो रहा होगा, तभी तो जुड़ के इतना बना। और 6 गेंदे यानी कि एक गेंद का खुद का प्राइस भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो इस बात को हम इस तरीके से एब्जॉर्व करेंगे कि हमें फीलिंग्स आ जाए कि हाँ एक गेंद का यानी कि एक बल्ले का जो मूल्य था वो हम मान ले x रुपए, और जो दूसरा यानी कि समान है यानी कि गेंद उसको हम मान ले y रुपए। और फिर बोला है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी, यानी कि बाद में एक बल्ला और 2 गेंदें और उसी सेम प्रकार की, उसी रेट की, उनकी कीमत क्या है वो 1300 रुपए में आया। अब आपको क्या करना, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसकी बीजगणितीय यानी कि जो समीकरण बने उन्हें लिखना आपको, और उसे आपको ग्राफ में दिखाना। एक्स और वाई के मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, बस आप लाइक कर दीजिएगा बस। देखिए अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी हम क्या एज्यूम कर लें कि मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य, तो इसमें क्या लिखोगे, एक बल्ले का मूल्य, यहाँ लिख लो एक बल्ले का मूल्य, इस तरीके से लिखोगे आप। मान लो x रुपए है, ठीक है, रुपये x है। एक गेंद का मूल्य क्या होएगा, मान लो y रुपया है, हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए टोटल हमें कितना पे किया है कोच ने, यानी कि आपके कोच ने टोटल कितना पे किया है, 3900 रुपए। ये 3900 कब आया, जब उसने 3 बल्ले खरीदे, यानी कि 3 बल्लों की कीमत क्या हो जाएगी हमारी। देखिए अगर एक की कीमत x है तो 3 की कीमत, यानी कि मान लीजिए एक की कीमत है मान लीजिए 3 रुपए, तो 3 बल्लों की कीमत 3 त्रिक 9 रुपए हो जाएगी। तो या हम कह सकते हैं कि एक की अगर x है तो 3 की क्या होगी 3x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ से आप 3x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए ये 39 रुपए में बल्ले और गेंद दोनों का मूल्य शामिल है, और सभी बल्ले और गेंद का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस भी तो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 गेंदें खरीदी हैं। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6y होगा कि नहीं होगा। अगर एक गेंद का मूल्य 5 रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6 पंचे 30 रुपए होगा कि नहीं होगा। आता है, इसका मान क्या हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, ये बराबर हमारा है 3900 रुपए का, ठीक है। ये इतना आपका एक समीकरण हुआ। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस का कितना हो जाएगा 3y बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको रहने दो, कॉमन वॉमन ना लो तुम, नहीं तो टेंशन में पड़ जाओगे। ये हो जाएगा हमारा। अब दूसरा में क्या बोला है, हमारी जो सेकंड कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब जो दूसरी हमारी कंडीशन थी उसमें क्या बोला है, बाद में उसने एक बल्ला यानी कि केवल एक बल्ला यानी कि x, अगर एक की कीमत x ही तो हमने माना एक बल्ले की कीमत x, प्लस कितनी गेंदें खरीदी, उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी। क्योंकि भैया जगह अगर एक गेंद आपने मान लीजिए आप बाजार गए, एक गेंद आपने खरीद ली 10 रुपए की, और एक बल्ला आप खरीद लिया 10 रुपए का, तो 20 रुपए हो जाएगा। तो टोटल कहेंगे हम बाजार गए थे 20 रुपए का सामान खरीद के लाए, इस तरीके से आप कह देंगे। मान लीजिए आप कहीं कि एक ही बल्ला खरीद लिए, 5 गेंद खरीद लिए, तो कितना होगा, एक बल्ले का 10 मान लीजिए, आप अपने तरफ से जूम कर लीजिए, 5 गेंद का 50 मान लीजिए। तो घर में आएंगे बोलेंगे मुझे 60 रुपए का इतना सामान खरीद के लाए हैं। तो उसमें जो आपका 60 रुपए है उसमें एक गेंद का मूल्य यानी कि एक बल्ले का मूल्य और यानी कि 5 यानी कि 6 गेंदों का मूल्य शामिल है नहीं शामिल है, यानी बल्ले का अलग गेंदों का अलग। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यानी एक खरीदा x पे किया और गेंद खरीदा उसने कितनी 2, तो 2y उसे पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये टोटल इसका सम कितना है, सम इसके 1300 के बराबर है, ठीक है। ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। अब आपको इसको ग्राफ में दिखाना है, इसमें दिखाना आपको, इसको ग्राफ में दिखाना, इस प्रकार ग्राफ में इसको दिखाना। x और y का मान निकालना कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके यहाँ देखिए इसमें आप x बराबर या y बराबर कुछ पुट करेंगे तभी ना मान आपका निकल आएगा। तो हम देखिए यहाँ से y बराबर क्या रखते हैं, हम 0 रख लें, y बराबर बिल्कुल रख सकते हैं, y बराबर 0, क्योंकि 0 हो जाएगा, इधर भाग देंगे तो मान निकल आएगा। तो यहाँ देखिए 3x ये 0 हो जाएगा बराबर 39 यानी कि 3900 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या मिलेगा, 3 से काट तो 0 कोई मतलब नहीं, यानी ये ऐसे हो जाएगा, 3 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 13, तो x बराबर हो गया 1300, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, एक डिब्बा चाहिए, क्या चाहिए, डिब्बा चाहिए।
इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ लिख लो y, यहाँ लिख लो x। अब देखिए आप या तो 3 मानों तक चेक कर लीजिए या तो 2 मानों तक, अधिकतम आप 2 या 3 तक चेक कर लीजिए। हम यहाँ पर 2 बार ही चेक करेंगे, ठीक है। एक बार तो आप नहीं चेक कर पाएंगे, अधिकतम 3, कम से कम 2, ठीक है। 2 3 कोई भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि जब आपने y बराबर क्या रखा 0, x का मान आपको क्या मिला 1300 मिल गया। अब आप y बराबर क्या रख दीजिए, y बराबर देखिए अगर हम यहाँ पर तो देखिए कोई बड़ी वैल्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पर 3900 ना ऐसी बड़ी वैल्यू जाए कि ये घट के और कट के कम आए। तो यहाँ पे हम y बराबर मान लीजिए हम 100 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ में भी दिखाना, नहीं तो हम जितना कम मानेंगे उतना हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा मानने का प्रयास किया करिए, ठीक। इसको आप एक बार रफ में करके ट्राई कर सकते। 100 रखेंगे आप यहाँ, देखिए क्या बनेगा 3x प्लस का 6 मल्टीप्लाई यहाँ से 100 कर लो बराबर का 3900 कर लोगे। यहाँ से मिलेगा 6x बराबर यहाँ जाइए 3900 माइनस का क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3x बराबर यहाँ से आएगा 3300। अब देखिए 3 से 3 काटेंगे तो x बराबर मिल रहा है आपको 1100। यानी कि जब आपने y बराबर 100 रखा, y बराबर 100 तो x बराबर y बराबर 100 तो x बराबर 1100 आपको मिल गया। अब आप y बराबर एक और मान रख के चेक कर लीजिए, अगर आता है उसे भी आप लिखें। y बराबर आप 500 रख के चेक कर लीजिएगा, उसमें भी कोई ऐसा ही मान आएगा, आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसमें आप आइए, इसमें भी हम एक डिब्बा बना लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है। ये हमारा डिब्बा है x y, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर 0 रखो। सबसे पहले y बराबर 0, सबसे पहले आप 0 से ट्राई कर लिया करिए। अगर 0 से हमारा कम से कम मान आ रहा तो ठीक है। y बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा, देखो 1300 ही मिल जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 1300 मान निकल आएगा, ठीक है। y बराबर 100 रखो, ठीक है। तो देखिए x प्लस के 200 हो जाएगा बराबर 1300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए x बराबर 1300 माइनस 200 करोगे, x बराबर मिल गया 11। देखिए सब मान बराबर आ रहे हैं। यानी कि जब आपने इसमें देखिए y बराबर 0 तो x बराबर 1300 मिला, y बराबर रखा आपने 100, x बराबर मिला 1100। यानी एक के ऊपर ही एक ग्राफ चल रहा है। अब आप इसको पुट करिए, जब y बराबर हमारा 0 है यानी कि यहीं पास है, तो x बराबर क्या है 1300 यानी कि यहाँ पास है। यानी एक यहाँ मिलेगा और दूसरा कहाँ मिलेगा y 100 यानी यहाँ, तो x 1100 यानी कि यहाँ कहीं से, ठीक है ना। और ये इधर इससे करिए और इसको डॉट 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 करके ले जाइए यहाँ से ऐसे, तो कहीं देखिए यहाँ पर ये टच करेगा, ठीक। यहाँ पर ये कहीं टच करेगा इस तरीके। अब इसको मिला दीजिए आप इस प्रकार और इसको इधर ही खींच दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोनों हो गए। इसको क्या कहेंगे आप, y बराबर है 1100 और ये 100 का है और ये किसका है 1300 और 0 हो जाएगा। देखिए 1300 और 0 क्यों हुआ, क्योंकि x और y होते हैं ना, जो बिंदु होते हैं x और y को निर्देशित करते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, जो होते हैं x और y को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर x हमारा ये 1300 है और y क्या है हमारा 0 है, क्योंकि y में तो हम कहीं बढ़े नहीं, तो इसलिए यहीं पर बिंदु आया था। तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए इस वाले को आप प्रदर्शित कर दिए। यहाँ पर क्या है y 0 है, देखिए यहीं पर बनेगा y 0, ये 13 हो जाएगा और ये कितना है अगला y 100 यानी कि यहाँ, और y 1100 यानी कि यहाँ पर बनेगा। यानी ये वाली दूसरी वाली समीकरण की लाइन भी इसी के ऊपर से सेम जाएगी, तो उसको भी आप बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ 3rd नंबर, उसको आप करने का प्रयास कीजिएगा सेम इसी तरीके से। और उसमें भी आपको केवल यही करना है, समीकरण आपको दे देना है जो 2 मैंने यहाँ पर देखिए समीकरण आपको दिए हैं ना। एक ये समीकरण दिया, ये इसका बीजगणितीय रूप है, इसी को आप कहते हैं बीजगणितीय रूप, और ये ग्राफीय रूप है। सेम क्वेश्चन वो भी आप कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सेशन काफी पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो और ये हमारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखाया और प्रश्नावली 3.1 के केवल 2 क्वेश्चन कराए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, लेकिन मैंने एकदम बेसिक से उठाया, एकदम देखिए
ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जानकारी देने का प्रयास किया हूँ और एकदम धीरे धीरे चला, इसलिए ये देखिए 2 क्वेश्चन आज मैं बता पाया हूँ। और अब मैं यहाँ से धीरे धीरे अपनी स्पीड को भी बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को बोरिंग भी ना महसूस हो। आज के क्वेश्चन देखिए बहुत नीचे से मैंने उठाया था, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा तो आपको पढ़ने कोई मतलब नहीं हो जाएगा। ये तो होगा कि बस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे, तो इसी के माध्यम से आप लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज से फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। वहां आप अपनी फोटो भेज दीजिए, यानी क्वेश्चन की फोटो आप खींच के भेज दीजिए, हम उसको नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन यहाँ पर हम बता देंगे। तो आज तक के लिए यहीं रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।